स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेन क्लासेस। इको की आज नई यूनिट स्टार्ट करनी है और एक चैप्टर, उसका चैप्टर नंबर 7 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बेटा ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है प्रोवाइडेड इस चैप्टर को आप साथ साथ करेंगे तो। अभी मैं जब ये कराना स्टार्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर हाँ याद आ गया, बट एग्जाम में इसके आंसर लिखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हमारे को कॉन्सेप्ट भूलता है ये बार बार, इसीलिए इस चैप्टर को आप साथ साथ कवर करेंगे। और इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको तभी याद होंगे जब आप पूरे चैप्टर को सीक्वेंशियली समझेंगे तब। तो पहला टॉपिक नाम में ही है चैप्टर के, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। बेटा एग्रीगेट डिमांड समझने से पहले हमने 11th में एक कॉन्सेप्ट समझा था, दैट इज डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को पता? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। यानी कि वो क्वांटिटी किसी भी गुड्स की जो कंज्यूमर विलिंग के साथ साथ एबल भी है। देखो बेटा, विलिंगनेस से डिमांड नहीं आती। विलिंग यानी हम सबकी इच्छा तो बहुत कुछ है कि हम ये भी खरीद ले, हमारा ये भी होना चाहिए, हमारा वो भी होना चाहिए, बट विलिंगनेस के साथ एबलनेस भी होनी चाहिए। मतलब आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस गुड्स को खरीद पाए। तो विलिंग एंड एबल टू बाय क्या? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं और एबल भी हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। ये था कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वहां पे एक कंज्यूमर की बात हो रही थी। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड की बजाय क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मींस टोटल, एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड। हमें पता है, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन, बिजनेस फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का अपना खर्चा होता है, ये हमारे होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको आप नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। हमारी इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल द कमोडिटीज बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि टोटल डिमांड मतलब जो सारे सेक्टर मिलके डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। पढ़े एक बार क्या लिखा है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, which all the sectors of economy are planning to buy at a given level of income during a given period of 1 accounting year। एक साल के अंदर जो सारे सेक्टर मिलके परचेज करने की डिमांड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इज इट ओके? समझ आ गया बेटा? तो क्या है एग्रीगेट डिमांड? दोबारा से पढ़ते हैं। रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ final goods and services which all the sectors of economy are planning to buy at given level of income during a given period of 1 accounting year। एक साल के अंदर जो सारे सेक्टर मिलके प्लानिंग टू बाय कर रहे हैं, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। इज इट ओके? आगे चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं 4। बेटा चारों कंपोनेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। देखो क्या लिखा है? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी।
प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आएगा देखो, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जो हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन पे खर्च करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आगे पढ़ते क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़े। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is directly influenced by level of disposable income। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सपोज मेरी इनकम है 40,000 पर मंथ या टोटल 40,000, टैक्स का रेट है 10%, टैक्स इंडिया में लगता है 10% मेरे ऊपर, तो मेरी इनकम 36,000, ये मेरी इनकम है जो मैंने कमाई, ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो मैं खर्च कर सकता हूं, जो मेरे पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है। अब एक बात बताएं, मेरी जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, क्या मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ही ज्यादा हो सकता है? सिंपल सी बात है। अगर टैक्स का रेट 10 की बजाय 20% हो गया तो टैक्स कितना हो गया? 8,000, सॉरी, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई? क्या मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्पोजेबल इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं है? कि जितनी डिस्पोजेबल इनकम उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये लाइन यहां पे ये लिखी है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is directly influenced by the level of disposable income, that is higher the disposable income, more is the consumption expenditure। जितनी मेरी डिस्पोजेबल इनकम उतना ही ज्यादा मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। समझ आ गई बात जी? आगे देखो मीनिंग लिखा है इसका, डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। आप खर्च भी कर सकते हैं उस इनकम को, सेव भी कर सकते हैं, पर वो इनकम कौन सी होगी? टैक्स देने के बाद, क्योंकि टैक्स से पहले वाली इनकम आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पहले टैक्स देंगे, फिर जो नेट बचेगा दैट विल बी माय डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? आपको पहला कंपोनेंट समझ आया एग्रीगेट डिमांड का। दूसरा कंपोनेंट है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आय से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है किसकी है? बिजनेस फर्म की। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा बिजनेस फर्म? जो प्राइवेट बिजनेस फर्म होंगी। क्यों? इधर देखिए बेटा, प्राइवेट में दो लोग होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड ने कंजम्पशन कर ली, बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि टोटल ये प्राइवेट है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जी कंपोनेंट में कवर होंगे। गवर्नमेंट का कंजम्पशन भी यहीं आएगा और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? तो यहां पे जो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला हूं ये किसकी होगी? प्राइवेट बिजनेस फर्म। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स addition to stock of physical assets such as machinery, equipment, building and change in stock। आप जो भी चेंज कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या फिर स्टॉक में, वो सब हमारी बिजनेस फर्म की क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। पर कौन सी बिजनेस फर्म? प्राइवेट बिजनेस फर्म। इज इट ओके? दो कंपोनेंट हो गए। डिमांड कौन कौन करते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा, देखो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। टोटल डिमांड 4 सेक्टर की होती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, प्राइवेट बिजनेस फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, अब गवर्नमेंट कंज्यूम भी करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करेगी। पढ़ते देखो, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की नीड्स को पूरा करने के लिए वो दोनों तरह के खर्चे करते हैं। इट मींस गवर्नमेंट इनकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट द पब्लिक नीड्स। गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या करती है? जो चीजें वो पब्लिक की जरूरतें पूरा करने के लिए करे, जैसे कि लॉ, डिफेंस एंड ऑर्डर, या फिर एजुकेशन,
ये सब गवर्नमेंट कर रही है। हेल्थ, ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये क्या है गवर्नमेंट का? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हेल्थ पे खर्च कर दिया, गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन पे खर्च कर दिया, गवर्नमेंट उससे कमाती नहीं है। तो जिससे कमाएगी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप अपने लिए भी सोच ले, जो हमने कंज्यूम कर लिया, हमने खाना खा लिया, क्या उससे कुछ कमाना है हमने? नो। बट जो हमने इन्वेस्टमेंट करी, क्या उससे कमाना है? यस। तो गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हो गया जो पब्लिक की भलाई के लिए, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लाइक फ्लाईओवर, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब से गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। पढ़ते देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, रोड्स, पावर प्लांट एक्सेट्रा। इज इट ओके? अब लास्ट हमारा सेक्टर है नेट एक्सपोर्ट, दैट इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे हिसाब से हम कहते हैं जो चीज हमने इंडिया से बाहर बेची। यहां पे ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन फॉरेनर्स के हिसाब से बता रहे है, एक्सपोर्ट ही, और उनके हिसाब से यहां पे लिखेंगे एक्सपोर्ट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय person residing abroad of the goods that have been manufactured within domestic territory। बनाया हमने, डिमांड किसने करी? अब्रॉड में रहने वाले लोगों ने, तो उसको हमारे लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्ट। समझ रहे? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐसे ही इंपोर्ट की, डिमांड ऑफ अ गुड्स बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड इज नोन एज इंपोर्ट। समझ गए बात को? डेफिनेशन जान के घुमा के बता रहे हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा? आपको मैं हर बार यही कहता हूं कि कोई भी चीज याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इमेजिन व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि इमेजिनेशन आपको बहुत चीजें इजी कर देती है याद करने में। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स विच डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन से गुड्स की डिमांड? जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हैं, पर डिमांड कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसको एक्सपोर्ट बोला। क्या सही है? लोकेश नहीं सोच पा रहे, दोबारा से सोचिए। एक्सपोर्ट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो गुड्स आपके इंडिया में बने, डिमांड, उसकी डिमांड कौन कर रहा है? बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग डिमांड कर रहे हैं वो गुड्स जो आपके यहां बने। क्या ये एक्सपोर्ट है हमारे लिए? जी। इंपोर्ट, इसको भी उल्टा बताएंगे। इंपोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। ये इंपोर्ट हो गया हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। इज इट ओके? क्लियर? अब हमने समझा बेटा, आगे यहां पे देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड में कितने सेक्टर आ गए? 4। हमारी फर्दर जो स्टडीज इस चैप्टर में चलेंगी, वी विल अज्यूम इन इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड एंड बिजनेस। Although we know aggregate demand have 4 components, but we will restrict our studies to 2 sector model, that is household and business firm, that is consumption expenditure and investment expenditure. That is, we can say AD is equal to C plus I. समझ आ गई बात? पढ़ने देखे नीचे पैराग्राफ लिखा है। Since determination of income and employment is to be studied in the context of 2 sector model, that is household and firm, the third and fourth component of aggregate demand are not discussed in detail। तो हम उसकी डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले। So even though AD has 4 component, we will assume that AD is a function of consumption expenditure and investment expenditure। समझ आ गई बात? आपसे पेपर में पूछा जाता है द नंबर ऑफ कंपोनेंट एडी हैज, एमसीक्यू, द नंबर ऑफ कंपोनेंट एडी हैज 1 2 3 और 4 कंपोनेंट। एडी के कंपोनेंट 4 ही है। हमारी स्टडीज हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात? या फिर ऐसा पूछ लेंगे इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ एडी व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स? C plus I, C plus S, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देंगे। तो हमारी स्टडीज
हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ गई बात? अब एडी का मीनिंग हमें पता लग गया और एडी की नोटेशन पता लग जाएगी, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आगे जो मैं बढ़ रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। एडी का टेबल बना रहे हैं, फिर एडी का ग्राफ बनाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एडी 4 मार्क्स। आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या 4 नंबर मिलेंगे आपको एडी के? नहीं, हमें पूरा उसका टेबल, ग्राफ और उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बतानी है। देखिए बेटा, एडी आपने पढ़ा सी प्लस आई। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम लेते हैं इनकम। इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। मेरी इनकम क्या जीरो हो सकती है? यस, जब हमने कोई काम करना शुरू नहीं किया था। जैसे जैसे हमने काम शुरू किया हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है। सपोज वी आर इंक्रीजिंग द इनकम बाय 100। बेटा जब मेरी इनकम जीरो होती है क्या मैं कुछ कंज्यूम करता हूं? यस, जैसे कि आप अभी सिचुएशन में अभी आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, बट फॉर योर सर्वाइवल यू हैव टू कंज्यूम समथिंग व्हिच इज नोन एज autonomous consumption, which is known as autonomous consumption, denoted by C bar, denoted by C bar। हम मान रहे हैं कि जीरो लेवल पे आप 40 कंज्यूम कर रहे हैं, उसको डिनोट कर दिया मैंने C bar से, autonomous consumption। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी क्या आपकी कंजम्पशन बढ़ती है? बढ़ेगी ऑब्वियसली। अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, जैसे आप अर्निंग शुरू करेंगे तो आप कुछ जरूरतें ऐसी है, कुछ डिजायर ऐसी होती है हर इंसान के अंदर, जैसे ही वो कमाना शुरू करता है सबसे पहले वो कुछ चीजें खरीदता है। आप लोगों के दिमाग में भी फॉर श्योर होंगी, जैसे आप कुछ कमाना शुरू करेंगे आप कहेंगे यार सबसे पहले तो मुझे ये लेना है। 3-4 महीने 6 महीने तो ऐसा होता है कि अपनी डिमांड पूरी करने में सारी सैलरी खत्म होती रहती है, उसके बाद स्टेबलाइज होते हैं हम। तो जैसे ही इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जब मैं कमाना शुरू करता हूं तो पेरेंट्स भी गाइड करते हैं और मुझे खुद को भी लगता है कि यार जितना कमाया उतना खर्च ना करूं, कुछ तो सेव कर लूं। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, हाउएवर द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। जो कंजम्पशन में इंक्रीज करूंगा वो इनकम से कम से करूंगा। इनकम 100 से बढ़ी, मैं कंजम्पशन को 80 से इंक्रीज करता हूं। ये आ गया कितना? 120, 200, 280, 360, 440, 520। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? यस बेटा, इधर ध्यान दें, समझ आ गया आपको? इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ गई। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कंपोनेंट, सी और आई चाहिए था मुझे। इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या जब आप इनकम जीरो कमा रहे हैं आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में या नहीं? मेरी इनकम जब जीरो थी, मैंने काम करना नहीं शुरू किया था, सेंटर स्टार्ट करने के लिए भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी होगी जी। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू में कर दी उस इन्वेस्टमेंट को जनरली मैं जल्दी से इंक्रीज नहीं करता जब तक एक ह्यूज इंक्रीमेंट ना मिले मुझे। क्यों नहीं करता? एक बार फर्नीचर सेटअप पे पहले खर्चा कर दिया, अब जब तक ये फर्नीचर पूरी तरह से भर नहीं जाता तब तक और खर्चा मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। तो ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है जो इनिशियल लेवल पे हो गई 20 की मान रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जीरो लेवल पे जो कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस होता है। और ये मानते हैं कि ये हर लेवल पे क्या है? कांस्टेंट। सी हो गया, आई हो गया। क्या आप एडी निकाल सकते हैं यहां से? सी प्लस आई। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। इज इट ओके? टेबल समझ आ गया सब बच्चों को? ये कैसे बनाया हमने? अब इसी से अगर मैं बनाऊं ग्राफ 0 y x एक्सिस, x एक्सिस पे हम शो करेंगे हमारी इनकम और y एक्सिस पे शो करेंगे जो हमें बनाना है, दैट इज एडी। एडी के दो कंपोनेंट है, C और I। आप देखें C जीरो लेवल पे कितना है? 40। जीरो लेवल पे C 40। भाई इनकम जीरो, x एक्सिस पे जीरो है ना, और कंजम्पशन कितनी है मेरी? 40। अब यहाँ पे सर कंजम्पशन कैसे आपने ले ली? क्योंकि एडी क्या है? C प्लस, यानी कि C भी यही है और I भी यही है।
ये आ गया मेरा 40 से शुरू हुआ और उसके बाद आप देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने 40 से शुरू किया और इसको बढ़ाता ही चला गया। ये मेरा कौन सा कर्व आ गया? सी। ये कंजम्पशन कर्व आ गया मेरा। इन्वेस्टमेंट 0 लेवल पे कितनी है बेटा? 20 और हर लेवल पे 20। जब 0 20 1 पे 20, ये 20 ही है तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दिया। आए अब मुझे बनाना है बेटा एडी। ध्यान से एडी के बारे में पहले समझते हैं। एडी क्या है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब सी और एडी के बीच में डिफरेंस क्या है? आई का। और आई क्या है? हमेशा कांस्टेंट। आई क्या है? हमेशा कांस्टेंट। ये सी है और मैं एडी जब बनाऊंगा, एडी शुरू कहां से हो रहा है? 60। ये 20 था, ये 40 था, यानी कि यहां से शुरू होगा और इसके और एडी के बीच में जो डिफरेंस है हमेशा 20 रहेगा, यानी कि एडी कर्व जो है वो सी कर्व के पैरेलल चलेगा। क्यों? इसके बीच में हमेशा जो डिफरेंस है वो आई का है और आई हमेशा कांस्टेंट, इसीलिए ये इसके पैरेलल बन जाएगा। ग्राफ समझ आया सब बच्चों को? आदित्य समझ आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम टेबल और ग्राफ में किसी बच्चे को? लेट्स मूव टू द ऑब्जर्वेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं इसके। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत सिंपल से पॉइंट है। पहला पॉइंट, AD इज इक्वल्स टू C प्लस आई। हमने एज्यूम कर लिया था कि AD के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यही लिखा है। As stated before, AD is assumed to be the function of only consumption demand and investment demand. भले ही 4 होते हैं पर हमने assume करा कि इसके 2 ही कंपोनेंट है। Point number 2, positive consumption even when income level is 0. क्या ये पॉइंट यहाँ पे है या नहीं है? जब आपकी इनकम 0 है तब भी आप कुछ कंजम्पशन करेंगे, तो यही तो लिखा है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। कह रहे हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होती है इवन व्हेन इनकम इज 0। इट हैपेंस बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान को सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए। दिस हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्फ इवन इफ इनकम इज 0। भले ही आपकी इनकम 0 हो जाए पर सस्टेनेबल के लिए आपको कुछ कंजम्पशन तो करनी ही पड़ेगी। दोनों पॉइंट समझ आ गए? लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। इधर देखें बेटा, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग, बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो। हमने पढ़ा इनकम बढ़ी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। हाउएवर proportionate increase in consumption is less than that of the income. कंजम्पशन में जो इंक्रीज होगा वो इनकम से कम होगा, क्योंकि हमारी आदत है कि हम जब इनकम कमाना शुरू करते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन सेव भी करते हैं। पढ़ते हैं एक बार, देखो यही बात लिखी है यहाँ पे। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी दैट इज कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे ही इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है। हाउएवर proportionate increase in consumption is less than that of income. It happens because after reaching a particular level people start saving a part of their income. वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखो बेटा, अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो दिमाग में फीड करनी है। 3 पढ़ ली। पहला, एडी के 2 कंपोनेंट है। दूसरा, जब हमारी इनकम 0 है तब भी हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव है, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बताया कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। हाउएवर proportionate increase in consumption is less than that of the increase in income. आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। बेटा कंजम्पशन का बता दिया, अब किसका बता रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। कैसा स्लोप है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि हम मानते हैं इनकम जितनी मर्जी हो जाए इन्वेस्टमेंट में जल्दी से इंक्रीज नहीं करता। देखिए क्या लिखा है,
The second component, investment expenditure, is a straight line parallel to x-axis as it is assumed to be independent of the level of income. Income से हमारे को इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं करना होता. Next, starting point of AD. AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए बेटा क्या है, ये जो किसके बराबर होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दोनों का सम करेंगे. ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20, इन दोनों का सम करके ही तो आएगा. तो कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट एडी कर्व का क्या है, जहां पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का सम होगा, वहां से एडी स्टार्ट होगा. देखिए क्या लिखा है, एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी, उन्होंने नाम दे दिया इसको पॉइंट टी. टी से स्टार्ट हो रहा है at zero level of national income when AD is equals to autonomous consumption plus autonomous investment, जहां पे उन दोनों का सम होगा वहां से AD स्टार्ट होगा. क्लियर. अब AD कर्व का स्लोप, अगली हेडिंग है स्लोप ऑफ AD कर्व. स्लोप ऑफ AD कर्व कैसा है, वो भी पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व. पढ़ते हैं, हमने ज्यादा बता दिया, इसमें बहुत कम लिखा है इसके बारे में, हमने उन्होंने पैरेलल वाली बात नहीं लिखी, हम उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं. देखो क्या लिखा है, एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप व्हिच इंडिकेट एज इनकम इंक्रीजेस एडी आल्सो इंक्रीजेस. जैसे इनकम बढ़ेगी एडी भी बढ़ती चली जाएगी. क्लियर हो गई बात. अब बेटा एडी का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया, एएस का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर उससे पहले क्लास को एंड करने से पहले एक बार हम इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को फीड करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एडी का मीनिंग पढ़ा. ठीक है, फिर हमने पढ़ा एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं, हमारे सिलेबस में 2 कंपोनेंट है, तो हमारे से तो 4 कंपोनेंट वाली बात जो है 1 नंबर में पूछी जा सकती है. एडी का मीनिंग करना अच्छे से जरूरी है. टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ ये रहा, उसकी 6 ऑब्जर्वेशन है. अब 6 ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखना. एडी के 2 कंपोनेंट है, सी प्लस. दूसरा पॉइंट कहा, जब आपकी इनकम 0 है कंजम्पशन पॉजिटिव है. दिमाग में आ गया जी. फिर ये कंजम्पशन पॉजिटिव है, फिर इसका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन का पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग. फिर इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप बताओ, ठीक है. फिर एडी कर्व का स्लोप बताओ, और फिर वो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट बताए. ये 6 पॉइंट है. ठीक है, समझ आ गई बात. आपको 6 पॉइंट सीक्वेंस में अपने दिमाग में, बेटा फिर से वही, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन इज द की ऑफ लर्निंग. जब भी किसी चीज को याद करना उसको इमेजिन करें. ये टेबल, अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में है, आप बहुत इजीली 6 पॉइंट बना सकते हैं. खुद सोचे, एडी कर्व क्या है, 2 कंपोनेंट है, सी प्लस आई. दूसरा उसके बाद हमने स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन कर्व, कहां से होता है कंजम्पशन स्टार्ट, 0 लेवल पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन से, जिसका सेकंड पॉइंट लिखा पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0. तीसरा पॉइंट स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व. फिर उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, और फिर उसके बाद स्लोप ऑफ एडी. ठीक है, टेबल में ही सब कुछ है, प्रोवाइडेड आप इसको, इस टेबल को समझने के साथ साथ इसको रीड करना भी सीखे. ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.